चीज़ समझाइए जरा कि अभी जिस तरीके से सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है, बड़ा खतरा आपको कहाँ किस सेक्टर में दिखाई दे रहा है? बहुत लोग बैंकों को लेकर के डर रहे हैं कि साइकिल अब चेंज होने जा रही है, इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे, इंटरेस्ट रेट अब बढ़ने की बात होगी और प्रेशर देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए कुछ लोग ऑटो की बात कर रहे हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग डर हैं। आपका डर सबसे बड़ा क्या है? वो कौन सा सेक्टर है जिसमें आपको लगता है कि अभी थोड़ी सी दूरी बना करके चलनी चाहिए? विपुल, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो खतरा है वो बेसिकली जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, जो तेल इंपोर्ट करती है, उसके बाद केमिकल्स है, लुब्रिकेंट्स है, पेंट सेक्टर है, ये सारे सेक्टर्स क्रूड ऑयल प्राइस के ऊपर डिपेंड है। एविएशन सेक्टर में भी खतरा बढ़ सकता है क्योंकि काफी एयरलाइंस ने अभी फ्लाइटें भी काटी है क्योंकि रनिंग एयरलाइन अभी उनके लिए अनरेम्यूनरेटिव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारे सेक्टर्स पे तकलीफ बढ़ेगी, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगा कि रुपया वीक हो चुका है, तो जो होटल कंपनीज है, उसके बाद जो ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट वाली जो कंपनीज है, इनके लिए मौका जरूर अच्छा मिलेगा। और जो बड़े सेक्टर्स अभी मुझे लगता है चलेंगे वो बेसिकली डोमेस्टिक हॉस्पिटल सेक्टर चलेगा, उसके बाद थोड़ा बहुत कैपिटल गुड सेक्टर चलेगा, सीमेंट चलेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए आपको स्पेसेस मिलेंगे जहां पे आप पैसा डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन यही अच्छे मौके होते हैं विपुल, जब आपको ऊपरी लेवल से क्वालिटी स्टॉक्स भी अच्छे लेवल पे मिलते हैं, क्योंकि इस बारे में सभी लोग जानते हैं कि पैनिक में ही अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स आपको मिलती है और तभी से अल्फा बनता है। तो जो स्टॉक्स अवॉइड करने हैं वो सेक्टर्स तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट उम्मीद कर रहा है कि ये जो सीज फायर का प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं सुलझ जाए, क्योंकि अगर नहीं सुलझता है तो पूरे वर्ल्ड के लिए इंक्लूडिंग इंडिया के लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। तो ये मेरे ख्याल से ध्यान रखें। ये ध्यान रखें। इस बीच जो है लगातार अपडेट मार्केट की भी आपको ब्रेकिंग के माध्यम से मिल रही है। अभी थोड़ी देर से पहले हमारे साथ 3800 लोग मौजूद थे, अभी 3500 से ज़्यादा लोग मौजूद हैं। तो चलिए अविनाश सर, एक छोटा सा सवाल आपसे और रहेगा कि अभी की सिचुएशन में जो स्थिति देखने को मिल रही है, जिस तरीके से रुपया टूट रहा है, आईटी को लेकर के कुछ भरोसा जताया जा सकता है या नहीं? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। रिकवरी तो आई है पर कॉन्फिडेंस अभी भी आईटी को लेकर के नहीं आता है। आपका व्यू क्या है? क्या अभी आईटी में पोजीशन होनी भी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए तो क्या दिग्गजों पे दांव लगाएं या नहीं लगाएं? और एक स्टॉक का पे आपकी राय जानना चाहेंगे। पिछली बार जाते समय अंशुल जी ने कहा कि अविनाश जी से पूछना चाहिए था बायोकॉन के बारे में, तो उस पर भी आपकी अपडेट चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल। मुझे लगता है कि देखिए अभी फिलहाल तो आईटी में हमको लगता है कोई फ्रेश निवेश करना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी भी कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। अभी तो देखिए जब तक ये यूएस का मामला, ईरान का मामला सुलझता नहीं है, तब तक न्यू ऑर्डर विंस की बात तो बहुत धीरे होगी। और मुझे लगता है कि देखिए आईटी में सबसे बड़ा चैलेंज तो एआई का है। अभी तक हमने ये अंदाजा नहीं लगाया कि एआई से कितना फर्क पड़ने वाला है। हालांकि देखिए इन कंपनी से बात बहुत कैश है, एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक है, लेकिन ग्रोथ का सिग्नल अभी भी मिला नहीं। तो मैं कहूंगा कि कम से कम फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर, यानी सितंबर का क्वार्टर होने के बाद ही हम देखेंगे कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटी बनती है। और रही बात बायोकॉन की, तो मुझे लगता है कि देखिए जब से किरण मजूमदार ने नया सक्सेसर अनाउंस कर दिया है, तभी मार्केट को एक सिग्नल मिला है कि काफी बड़े ग्रोथ प्लान आने वाले हैं और बायोसिमिलर के ऊपर उनकी और ही सारी तैयारी हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि देखिए शेयर जल्दी भागा भी था। ऐसे बाजार में अगर आपको यहाँ पे पोजीशन करनी है तो एसआईपी अप्रोच से थोड़ा स्टैगर्ड वे में खरीदिए। मुझे लगता है कि 27 जो साल होगा FY27, ये इनके लिए पिछले साल के हिसाब से काफी सिग्निफिकेंटली अच्छा होगा। बहुत समय के बाद ये स्टॉक चला है, बट मुझे लगता है कि जो कैटेगरीज में ये काम करते हैं थोड़ा यूनिक है, और फार्मा में मुझे लगता है कि थोड़ा पेशेंस चाहिए। तो ये थोड़ा निचले लेवल पे अगर थोड़ा और आता है तो खरीदने के मौके बनेंगे, लेकिन नजरिया कम से कम साल भर का रखें। एक साल के नज़रिए के साथ बायोकॉन पे खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। ये राय यहाँ पर फिलहाल के लिए बायोकॉन को लेकर के आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अंशु सर के पास चलते हैं। अंशु सर, आईटी पे आपका व्यू भी जानना चाहेंगे। आईटी को लेकर के कुछ लोगों की काफ़ी टिप्पणी आई है, और क्या कमज़ोर रुपए के चलते कोई शेयर है जहाँ पर आपकी निगाहें रहेंगी? सर, आईटी अवॉइड करूंगा। आईटी में आईटी 20 के अलावा मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। लार्ज कैप आईटी फिर भी ठीक लग रहा था, लेकिन जब से टीसीएस ने ब्रेकडाउन दिया है उसके बाद से लार्ज कैप आईटी भी फिसलने लगा है। एक बाउंस बैक अगर आपको सीएनएक्स आईटी में या आईटी 20 में प्ले करना है तो लेवल नोट कर लीजिए 28,114। आज इनसाइड बार प्राइस एक्शन है। 6 दिन में 8.66% गिरने के बाद कल प्रीवियस डे मतलब फ्राइडे को प्रीवियस डे हाई ब्रीच हुआ था, फॉलो थ्रू एक्शन नहीं मिला। आज इनसाइड बार है 28,114। ये लेवल निकलता है तो एक बार आप 20 डे मूविंग एवरेज 28,970
और स्विंग हाई 29,472 से 29,600 के बीच में आ सकते हैं। मैं इस बाउंस बैक को प्ले करना सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर डॉक्टर पर्ची पे लिख के दिया है कि आपको IT20 या IT में बाउंस बैक प्ले ही करना है तो कम से कम 28,114 निकलने का वेट कीजिए, उसके बाद एक 800 से 1000 पॉइंट की बाउंस बैक प्ले कर लीजिए। बाकी अब मैं कंप्लीटली अवॉइड करने मूड में रहूंगा। IT अभी अवॉइड करें, बात सही है। चलिए अविनाश सर का टाइम हो गया। अविनाश सर, कोई डिस्क्लोजर और कोई रिकमेंडेशन रहेगी आपकी इस गिरते बाजार में? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए हॉस्पिटल सेक्टर में पार्क मेडी वर्ल्ड हमको काफी पसंद है। देखिए ये नोएडा बेस्ड कंपनी है, लेकिन राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में काम करती है। ऑलमोस्ट 3800 का बेड कैपेसिटी है और इस साल बहुत ही बेहतरीन नंबर आ गए। इनफैक्ट ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 258 करोड़ का प्रॉफिट आया है, पिछले साल 200 करोड़ का। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा विकल्प है। करीबन 330-340 साल भर में पॉसिबल लग रहा है। तो ये काफी अच्छा विकल्प है जो ऐसे बाजार में आप स्लोली एक्यूमुलेट कर सकते हो। और रही बात डिस्क्लोजर की, तो देखिए जो भी स्टॉक्स आपके शो पे आज हमने बात की है, हो सकता है कि हमारे सारे क्लाइंट्स को हमने वही शेयर्स बताए। पर्सनल लेवल पे मेरी कोई पोजीशन नहीं है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और अंबाला मैम और अविनाश सर, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए और आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए अंबाला मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका भी, मतलब स्वागत तो क्या, आपके जो सवाल है वो एक स्वान कॉर्प को लेकर के है। स्वान कॉर्प को लेकर के हमारे एक दर्शक काफ़ी देर से परेशान है। बताइए अभी करंट लेवल पे क्या सलाह रहेगी। और रचित सर दिख गए। रचित सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। भाई साहब बाजार के रंग देख करके अब टाई बदलने लगे हैं, क्या ही कहूँ मैं। ओहो हो, बहुत शानदार। अंबाला मैम, स्वान कॉर्प पहले आप बता दीजिए, फिर रचित सर से एक टिप्पणी लेते हैं जी। विपुल जी, आपने अपनी ड्रेस का कलर नहीं देखा। मेरा मतलब मेरा रंगों से उतना ज्यादा वो नहीं रहता। जो मिल जाता है, जो मुझे दे दिया जाता है वो पहन लेता हूँ मैं। बाजार को देख के रंग नहीं बदलते हैं जी। ठीक है, तो स्वान कॉर्प पर पिछले सेशन में मैं अर्ली एग्जिट करा चुकी हूँ और 340 के भाव पर। तो जिन लोगों ने वो नहीं देखा है शो, मैं सजेस्ट करूंगी देख लीजिएगा। और इसमें से अर्ली एग्जिट में 340 के भाव पर दे चुकी है ऑलरेडी। सो अपडेट अभी इसमें फ्रेश बाय का बिल्कुल नहीं है, छोड़ दीजिए। और जो लोग होल्ड कर मैम, जो लोग होल्ड कर रहे हैं वो क्या करें? एग्जिट। ठीक, ये बात निकल कर आई है। और इन सबके बीच में रचित सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। संक्षिप्त टिप्पणी आपकी चाहूँगा मैं बाजार को लेकर के, क्योंकि यहाँ तो दर्द ही दर्द है। और क्या करना चाहिए सर? आज उम्मीद है सर लोअर लेवल से रिकवरी की? सर, सबसे पहले आपको, अंशुल भाई को, प्रदीप भाई को, अंबाला मैम को, बोनस परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार। एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर, दर्द, अब ये वो वाली बात हो गई, दर्द तो मेरे को भी इक्वली है। और दर्द मेरे को इक्वली क्यों है उसका मैं एक अपडेट दे देता हूं सर। फ्राइडे को PGIL, प्राइकॉल, NGL फाइन पे कॉल दी थी। NGL फाइन का टारगेट हिट हो गया था। प्राइकॉल, PGIL दोनों स्टॉप लॉस लेवल से नीचे ट्रेड कर रही हैं। तो ये एक पेन पॉइंट है। बस एक सेविंग ग्रेस रह गया सर। व्हील 1464 रुपए में दिया था। तोते ने उस दिन 4 की एंड का फिगर निकाला था और 1610 रुपए हो गया है सर इस ब्लीडिंग मार्केट में भी। तो वो एक सेविंग ग्रेस है सर। क्लियर केस सिचुएशन जो बनती हुई एक अगर सर अलाउ करें कॉल दे दूं? दे दीजिए, पर फिर उसके बाद सर मुझे वो शुरू करना है, तो फिर मार्केट पे 23,400 का निफ्टी का कॉल, 23,400 का निफ्टी का कॉल 138 रुपए चल रहा है। इसका स्टॉप लॉस होगा 88 रुपए। पहला टारगेट होगा 188 रुपए और दूसरा टारगेट होगा 248 रुपए। 188 रुपए पहला टारगेट, दूसरा टारगेट? नहीं सर, हाँ 188 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 248। 248, अच्छा। आज फिर सर वो 8 निकाला है अपने तोते ने, वाह। आज 8 निकाला है। आज 8 निकाला है। स्टॉप लॉस 88, टारगेट 188 और दूसरा टारगेट 248। लॉट्स ऑफ 8, वाह, बहुत शानदार सर। चलिए, 23,400 की कॉल प्रेस करके जानिए सर। संक्षिप्त टिप्पणी सर अगर आप कंप्लीट करना चाहें तो मार्केट बिल्कुल क्लियर केस है। मार्केट्स में कॉशियस अप्रोच रखनी है। जो हुआ है, जिसको हम डिस्कस भी कर रहे थे, जिसको आपने बोनस पॉइंट पे भी डिस्कस किया, उसका आपको आने वाले इस हफ्ते में कभी भी एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ट्रंप मोबिलाइज कर रहे हैं वापस से अपनी आर्मी। क्लोज वॉच रखनी होगी क्योंकि अब उनकी जो सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, प्रैक्टिकली देयर इज नो लुकिंग बैक। अगर वो होता है तो निफ्टी 23,150 के नीचे जब मेंटेन करना चालू करेगी तब पेन पॉइंट और बढ़ जाएगा। और लेवल्स की बात करें, जिस तरीके से अभी पोजीशनड है,
23,800 तक का मूवमेंट करती है तो सेल ऑन एवरी राइज है, जब तक उसको नहीं ब्रेक करती तब तक कुछ भी अच्छा नहीं दिखता। 54,400 बैंक निफ्टी है, उसके ऊपर ही आपको एक रिवर्सल दिखेगा। जिस तरीके से बैंक निफ्टी क्रूड और डॉलर मूव कर रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में आपको बैंक निफ्टी एक नया 52 हफ्ते का लो भी रजिस्टर करती हुई दिखा दे। चलिए ठीक, अगले सेगमेंट पे जाएं उससे पहले